हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, क्लास 10th का हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो भी 2024-25 पैटर्न पे। तो इस वीडियो को हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया, इस चैप्टर को कंप्लीट किया है टाइप्स ऑफ इमेजेस तक, है ना। चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है और इसके बाद फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में सबसे पहले पढ़ा कि भाई कि हमें इस चैप्टर की ज़रूरत क्या है, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ना, कितने मार्क्स का आता है, वेटेज क्या है। फिर हमने पढ़ा कि लाइट बेसिकली है क्या, है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये प्रीवियस वीडियो के बारे में है जो हम लोग कर चुके हैं। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना। इसी में हमने पढ़ा था पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, और इस वेव का नेम भी हम लोगों ने बताया था, है ना। और ये भी हम लोग ने देखा था कि लाइट ना डुअल नेचर शो करती है। फिर हमने पढ़ा कि ये दो लोग थे, आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, तो यहाँ से आइडेंटिफाई भी किया हम लोगों ने कि रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि सुनने में थोड़े डरावने हैं, इनके बारे में चर्चा की, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में की है। और फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे जो कि रिलेटेड थे इसी मिरर के लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन से। फिर लास्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इमेज कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे इनको फॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि रियल इमेज हो गया एंड वर्चुअल इमेज हो गया। ठीक है, जो आज का हमारी जो क्लास रहेगी, इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, बहुत छोटा छोटा पार्ट लेके चल रहे हैं ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ऑलरेडी आप इस चैप्टर को हो सकता है आप लोगों ने स्कूल में अपने स्टार्ट कर दिया हो। वैसे बेसिकली फर्स्ट चैप्टर सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं, अगर लाइट पढ़ाते हैं तो लाइट तो खत्म हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आ रही है। हमारे प्लेटफॉर्म में आपको क्या मिलेगा कि आपको ना ढेर सारे न्यूमेरिकल करने के लिए मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम NEP 2024-25 पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार है। ठीक है, थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस अभी आने लगेंगी तो फिर आपको उसमें मजा आने लगेगा। चलो, तो आज हम चर्चा करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर कहा जाए स्फेयर, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ स्फेयर क्या है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक स्फेयर हो गया। ठीक है, स्फेयर एक 3D शेप है, ये भी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्फेयर हो गया। तो अगर मान लो हमने कोई एक ग्लास शीट ली जिसका जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल शेप है। कैसा शेप है, स्फेरिकल शेप है। तो हमने ना इस शीट को लिया, आप क्या करते हैं, इसको मिरर कैसे बनाएंगे। तो ग्लास शीट है, मिरर बनाने के लिए हमें पता है कि अगर कोई एक ग्लास शीट है तो उस ग्लास शीट में हमें पेंट करना पड़ेगा, तब जाकर लाइट इसमें टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसमें हमने पेंट किया, इस ऑब्जेक्ट का नाम है AB, ये बिहेव करने लगा लाइक मिरर। ठीक है, तो वैसे ही इस स्फेरिकल शीट को भी हमें पेंट करना पड़ेगा। बट अगर हमने इसमें पेंट कर दिया ना तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करेगी। ओके, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। बॉल तो देखा हो आप सभी ने बॉल देखी है, रबड़ वाली हो सकता है, आप लोग खेलते भी हो। तो बॉल को अगर मैं डिवाइड कर दूं ब्लेड से, उसको कट कर दूं बीच से, तो कुछ वैसा इसके साथ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये मत कहना सर फॉर गॉड सेक प्लीज मत काटो इसे, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि काटने से ही आजकल दुनिया आगे बढ़ रही है, एक दूसरे का काट काट के। चलो, तो हमने क्या किया, इसको ना डिवाइड करा दिया। क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। ठीक है, डिवाइड कराया। तो सबसे बेसिक बात बताओ कि अगर ये एक स्फेयर था तो इसमें कहीं ना कहीं एक सेंटर रहा होगा। क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा। मेरी इस बात से आप लोग सहमत होंगे, मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या रहा होगा बच्चों, सेंटर रहा होगा। अगर ये स्फेयर है तो ठीक है। तो जब हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, बीच से कट कर दिया, तो बच्चों देखो हमारे पास ना एक पार्ट कैसा आ गया, एक पार्ट हमारे पास ये आ गया, देखो एक पार्ट ये आ गया, थोड़ा सा देखो ऐसा, मैं इसको घुमा देता हूँ कुछ इस तरह से। देखो बच्चों, तो एक पार्ट हमारे पास ये आ गया, राइट ना, ओके। और दूसरा पार्ट देखो कैसा आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास कुछ ऐसा। बट अब इसका फेस किधर रहेगा, इधर रहेगा। और देखो ऐसी ही बॉल्स होती हैं। अगर मैं बॉल को बीच से कट कर दूं, अगर कोई हमारे पास एक बॉल है, प्लास्टिक बॉल, हमने उसको कट कर दिया, कुछ ऐसा ही शेप आएगा ना।
तो ये अंदर का एक पार्ट हो गया और ये बाहर का पार्ट हो गया, बाहर का पार्ट हो गया, अंदर का पार्ट हो गया, ठीक है। इस स्फीयर को हमने डिवाइड किया। अब इस स्फीयर को डिवाइड किया तो एक काम करते हैं, अब ना इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इसी तरह इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्योंकि है तो ये स्फीयर का ही पार्ट। ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमने एक काम किया। क्या किया? एक को हमने आउटर, जो हमारे पास ये आपको आउटर लेयर दिख रही है, ये आउटर सरफेस दिख रही है ना, ये आउटर सरफेस, इस आउटर सरफेस में हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ताकि हम इनवर्ड सरफेस से, जो अंदर वाली सरफेस से, उससे लाइट को टकराने के बाद रिफ्लेक्शन देख सके, ठीक है। और ये जो दूसरा मिरर था ना, हमने उसको क्या किया, हमने उसको अंदर से पेंट किया। कहाँ से पेंट किया बच्चों? अंदर से पेंट किया, ताकि हम इसके बाहर वाली सरफेस से क्या देख सके, रिफ्लेक्शन देख सके, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करना है कि अब इन दोनों में से कौन सा मिरर किस टाइप का है, ठीक है, और उसमें रिफ्लेक्शन किस टाइप का होगा। तो मैं टाइप का मतलब रेगुलर और इररेगुलर या मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मतलब कि इनके रिफ्लेक्शन के नेम कैसे होंगे। ओके, चलो आओ जरा देखते हैं भाई कैसे होंगे। तो अब ना मैं इन मिरर को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। एक मान लो हमारे पास एक मिरर है ये, जिसको हम लोगों ने बाहर से पेंट किया है। कहाँ से पेंट किया है? बाहर से पेंट किया है। और एक मिरर है मेरे पास ये, जिसको हमने कहाँ से पेंट किया है? अंदर से पेंट किया है, ठीक है। ये हाफ पार्ट है उसी स्फीयर के, ठीक है। कहीं ना कहीं चलो सेंटर है इसका भी और इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर है, सी हमने मान लिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अगर मान लो इसका नेचर हमें देखना है ना, कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, तो हमने क्या करते हैं, एक रे इसमें ड्रॉ करके देखते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, तो हमने सबसे पहले ना एक रे इसमें ड्रॉ करी, एक रे हमने इसमें क्या करा, रिफ्लेक्ट कराया। तो ये पता है, टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। तो मुझे लगा चलो ठीक है, सिंगल रे है, एक काम करते हैं, एक और रे ला के डालते हैं। दूसरी रे डाली तो ये फिर वापस से उसी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने एक और रे डाली, ड्रॉ करी, देखा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये उसी सेम पॉइंट पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इस मिरर का नाम हमने रख दिया कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम रख दिया? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, याद रहेगा। इसका हमने नाम रख दिया कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अच्छा, इस कन्वर्जिंग मिरर को ना एक स्पेशल नेम से भी बुलाया जाता है, जिसका वर्ड है कॉनकेव। क्या है वर्ड? कॉनकेव। क्या होता है जरा समझो। देखो, एक प्रॉपर दो तरह की सरफेस होती हैं। अगर हम पहली बात करें तो एक तो हो गया प्लेन्स, ठीक है, और दूसरी जो सरफेस होती हैं वो या तो सरफेस कॉनकेव होगी और या तो सरफेस वो कॉन्वेक्स होगी। ये टू टाइप की सरफेस का डिजाइन होता है, ठीक है। पर्टिकुलर नेम नहीं है कि ये कॉनकेव मिरर हो गया ना, ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर डिजाइन है। कभी भी कोई डिजाइन आपको अंदर की तरफ बेंड होके मिलेगी, मतलब कि अगर मैं इस पार्ट की बात करूंगा जो अंदर की तरफ बेंड है, वो कॉनकेव सरफेस होगी। कैसी सरफेस होगी? कॉनकेव, ठीक है। बहुत टीचर्स बताते हैं केव मतलब गुफा, अंदर की तरफ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अपने दिमाग को सेट रखो, बड़े हो गए हो, 10th क्लास में आ गए हो, आगे अगर कंपटीशन फाइट करना है तो ठीक है, अगर वही कहानियों में उलझे रहना है, केव और चम्मच स्पून, तो कोई बात नहीं। तो देखो, प्रॉपर ना ये तरह का एक सरफेस होता है, एक सरफेस है जो अंदर की तरफ क्या होता है, बेंड होता है। और ऐसे सरफेस की खास बात है, जो सेंटर है ना, इस सेंटर में वो थिन होगा। क्या होगा? थिन होगा। और जो कॉर्नर्स है उसमें क्या होता है, थिक होता है। जो कॉर्नर से उसमें क्या होता है, थिक होता है। तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और एक्चुअली ये मिरर है, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब अगर मैं इसी पार्ट के इस सरफेस की बात करूं, इधर से अगर मैं देख रहा हूं, मेरा विजुअल एंगल अब दूसरी डायरेक्शन से है, जिसमें मुझे ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, तो इस पार्ट को मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बोलूंगा? कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता है? कॉन्वेक्स सरफेस ऐसी सरफेस जो कैसी होती है, जिसका कर्व बाहर की तरफ होता है, या मैं ये कह सकता हूं जो सेंटर में क्या होता है, थिक होता है। सेंटर में क्या होता है, थिक, और कॉर्नर्स में क्या होता है, थिन होता है। मतलब कि ये जो मिरर की अगर मैं बात करूं, अब देखो इधर से पेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा विजुअल एंगल ये होगा। तो इसमें देखो जो कर्व है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, जैसे वो जिसका पेट निकला रहता है, देखा ना बाहर, कुछ वैसा बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट। तो
इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, बट मिरर की बात हो रही तो हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? इसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इस कॉन्वेक्स मिरर का नेचर हमें अब चेक करना है, तो हमने क्या करा, रेज कुछ इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें इसका नेचर समझ में आ जाएगा। तो पहली रे हमने ड्रॉ करी तो क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी रे हमने जब इसमें डाली तो वो भी क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। इसलिए इसका नाम सब लोगों ने क्या रखा, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। होपफुली आपको ये मिरर्स तो आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई होगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो कॉनकेव जिसकी जो सेंटर पार्ट है वो थिन होता है, कॉर्नर्स थिक होते हैं कुछ इस तरह से, जिसका रिफ्लेक्शन जो पार्ट होता है वो इनवर्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्शन पार्ट आउटवर्ड पार्ट होता है, ठीक है, उस स्फेरिकल पार्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। होपफुली आइडेंटिफाई करते हैं। चलो जरा कुछ टर्मोलॉजी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, थोड़ी टर्मोलॉजी की बात करते हैं कि टर्म कौन कौन से इसमें हमें पढ़ने। देखो जरा, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो क्लियर है कि भाई अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर में क्या क्या पार्ट होता है आपको, चलो मैं बता फिर देता हूँ फिर से। तो मैंने फॉर एग्जांपल अभी एक सर्कल लिया है, बट यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एज ए स्फीयर है, ठीक है। क्या है, स्फीयर है। अब देखो यहाँ हमने इसको क्या किया था, डिवाइड किया था दो पार्ट में। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था सेंटर, तो एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, और एक पार्ट ये हो गया था, क्लियर। एक को हमने बाहर से पेंट किया था तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो गई थी, एक को हमने अंदर से पेंट किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो गई थी। अब सेंटर है तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, और ये सेंटर और इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। अब जरा देखो, ये जो सेंटर है एक तरह से देखा जाए तो इस पार्ट का रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, ये रेडियस हुआ है कि नहीं। तो ये हमारे पास सेंटर से, मान लो हम इसकी बात करें, या हम कोई एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मान लो हमने कोई लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसमें भी देखो जरा, सेंटर है, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, ये क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही वो कहलाएगी। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर इतनी बात क्लियर तो आगे चलो बढ़ते हैं। देखो अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, ये जो पार्ट है कर्वेचर, इस कर्वेचर का जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ दिस कर्वेचर इज नोन एज पोल। तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। एग्जैक्टली मिड पॉइंट अगर मैं P समझ लेता हूं, ठीक है, और ये P को एक लाइन क्या करेगी, C से मिलाएगी, ठीक है। एक लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करी जो पोल को सेंटर से मिलाएगी। इस लाइन को हम लोगों ने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो इतने टर्म आपने अगर पढ़ लिए तो फिर आपके लिए सफिशिएंट है। एक टर्म और सीखेंगे, फिर जरा समझ लीजिए। हमने अभी तक सीखा कि हमारे पास एक मिरर को लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक पॉइंट और होता है, फोकस पॉइंट। क्या होता है, फोकस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, ये जो रेडियस है, ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है। इट मीन दैट कि फोकस इज इक्वल टू r/2। अच्छा, ये एक रिलेशन भी है, इसको आपको तैयार भी रखना है। अगर आगे एग्जाम में ना क्वेश्चन इससे फंसते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ एनी मिरर इज f इज इक्वल टू r/2 और r इज इक्वल टू 2f। हम इसको दोनों तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये टर्म आपको पहले सीखने हैं, सेंटर, फोकस एंड पोल, ठीक है। अगर कोई चीज सेंटर से बाहर है दैट इज बियॉन्ड सेंटर, अगर बहुत दूर रखी है दैट इज इनफाइनाइट, अगर सेंटर पे रखी है तो एट C, अगर बिटवीन सेंटर फोकस रखी है तो फिर बिटवीन सेंटर फोकस, और F पे रखी है तो एट F, ठीक है। इधर वाला जो पार्ट है वो है बिहाइंड द मिरर। इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, बिहाइंड द मिरर। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? चलो अब हम इस वीडियो में ज्यादा चर्चा ना करके अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सबसे पहले हमें कुछ रूल्स सीखने। क्या सीखने, रूल्स सीखने, क्लियर ना। तो सबसे पहला जरा देख लो, हम सबसे पहले कॉनकेव की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कॉनकेव की ही बात कर लेते हैं। चलो देखो, तो पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बस ये 3 चीज़ें आपको तैयार रखनी, ठीक है। 3 पॉइंट है। कॉनकेव है ये, कॉनकेव को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कन्वर्जिंग के नाम से जानते हैं, सभी लोगों को पता है, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर, ये फोकस, है ना, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। इसके बाद देखो ये पोल, ये सेंटर, ये क्या हो गया? फोकस, एग्जैक्टली मिड पॉइंट, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, सेंटर विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अगर हमें रे डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्म करना है, देखो इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान समझना। अगर आपने क्या करना है, रे डायग्राम अगर आइडेंटिफाई करना है, बनाना है, तो सबसे जो पहली रे आपको ड्रॉ करनी है वो कहाँ से ड्रॉ करेंगे? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल। कहाँ से ड्रॉ करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जैसे ही आप कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाती है? वो जाएगी फोकस से, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं एक्चुअली। एनसीईआरटी में देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी दी हैं जो थोड़ा डिज़ाइन, जिनका पैटर्न अलग है। जैसे देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास मिरर है, ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। अब एनसीईआरटी में जो रे ड्रॉ की गई है, कहाँ से ड्रॉ की गई है? वो कुछ इस तरह से ड्रॉ की गई, ठीक है। तो जैसे रे आएगी तो जैसे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, किस पॉइंट से होके जाएगी? फोकस से। हमने क्या किया? हमें तैयार करने में आसान होगा, इसलिए हमने एक रे ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट। और ये जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। अगर हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले फर्स्ट जो रे है वो कहां से ड्रॉ करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। सेकंड रे कहां से ड्रॉ करोगे? सेकंड सेम हो जाती है। अगर ना मैं क्या करता हूं, फोकस से ड्रॉ करता हूं। कहां से ड्रॉ करता हूं? फोकस से। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो रे फोकस से होके जा रही थी, तो जब हम कोई रे फोकस से ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 तैयार रहेगा। देखो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर भी आप अधिकार समझ सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अधिकार क्षेत्र कुछ बदल जाते हैं, है ना। चलो ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमें एक पॉइंट समझना है कि अगर कोई इमेज इस फोकस वाली रे से नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं बन रही है, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है कि कोई भी इमेज अगर आपको बनानी है तो 2 रे का इंटरसेक्शन जरूरी है। कब सीखा है? जब हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट आर द इमेजेस, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो है, ठीक है। चलो देखो, फिर इसके बाद हमने क्या किया? अगर कोई रे इस फोकस वाली रे से भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हमने सेंटर से एक रे को ड्रॉ करना है जो कि अनडेविएटेड, अनरिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगी? सीधे सीधे यहां पर टकराएगी, और टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो कोई भी स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर का मान लो एक सेंटर है, और अगर इसमें हम क्या करते हैं, कोई रे ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? रे ड्रॉ करते हैं, तो वो ऑलवेज सेंटर से पास आउट होती है, ना कि रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी ड्रॉ कर दो, क्योंकि ये एक तरह से रेडियस हो गई। क्या हो गई? एक तरह से देखो ना, एक तरह से रेडियस हुई। अगर ये रेडियस हुई तो आप जिस डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करेंगे सेंटर से, क्या हो जाएगा? वो सीधे सीधे वैसे ही निकल जाएगी विदाउट रिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये याद रखना है, पहली रे हमेशा कहां से ड्रॉ करना है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। दूसरी रे आपको फोकस से ड्रॉ करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। और तीसरी आपको सेंटर से ड्रॉ करनी है, जो कि सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों? बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि कितने टाइप से हम इमेज बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये हमने बना दिया कॉनकेव मिरर। बड़ा क्यूट सा है, छोटा सा, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर में अगर हमें इमेज ड्रॉ करनी है तो कहां कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो हम कहां प्लेस कर सकते हैं? इन्फिनाइट में। कहां प्लेस कर सकते हैं? इन्फिनाइट में, जो कि बहुत दूर है, ठीक है। फिर दूसरी जगह क्या है? दूसरी जगह है बियॉन्ड सेंटर। कहां? बियॉन्ड सेंटर, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरी जगह है एट सेंटर। तीसरा क्या है? एट सी, मतलब सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। फिर कहां प्लेस कर सकते हैं? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। बिटवीन सेंटर फोकस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। फिर हम फोकस में प्लेस कर सकते हैं। अब बिटवीन सेंटर फोकस का मतलब आप चाहे कहीं भी कर दो, आप चाहे यहां कर लो, चाहे यहां कर लो, वो सब बिटवीन सेंटर फोकस ही है। फोकस में कर सकते हैं। और फिर हम लास्ट
ऑब्जेक्ट को पोजीशनिंग कहाँ कर सकते हैं, लास्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम प्लेस कर सकते हैं फोकस और पोल के बीच में। इन 6 केस के अलावा मुझे नहीं लगता कि कॉन्केव में किसी भी और तरह का केस बनता होगा, ठीक है, क्लास 10th या 12th में। तो अब ना यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम कॉन्केव मिरर में डिफरेंट पोजीशंस पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके इमेजेस उसकी फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि वो इमेज का नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। हमने अपनी 6 तरह की पोजीशंस हमने अभी तक ड्रॉ की, जिसमें कि 5 हम अभी करेंगे, इसके बाद एक हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। चलो, तो सबसे पहले जो पोजीशन थी आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनाइट पे रखा था। कहाँ रखा था? इन्फिनाइट पे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनाइट पे रखेंगे, ठीक है। तो अब रे डायग्राम का ड्रॉ करने का सिलसिला शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको बताओ कि मैंने आपको एक अधिकार बताया था कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि फर्स्ट रे ऑलवेज कहाँ से ड्रॉ करनी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो जैसे ही आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फर्स्ट जो रे थी उसको ड्रॉ किया आपने, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो होके जाएगी बच्चों फोकस से होके जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे हम दूसरी रे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अरे ये तो इंटरसेक्शन हो गया रेज का। भाई देखो, मुझे साइज आइडेंटिफाई नहीं है कि जो इन्फिनाइट में ऑब्जेक्ट वो कितना बड़ा है। ये कंपेयर टू दिस मिरर, वो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट में है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा होगा। तो मैंने दूसरी रे भी पैरेलल ले ली, ठीक है। तो जब दूसरी रे पैरेलल ली तो मैंने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू द जो फिजिकल हम लोग डायग्राम बना रहे हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया। अब भाई सर आपने कहा था जहाँ पर रेज का इंटरसेक्शन हो जाता है वहीं पर इमेज बन जाती है। तो क्या यहाँ पर इमेज बनेगा? इंटरसेक्शन तो दोनों रेज का हो गया, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन है क्योंकि बच्चों ये जो रे इंटरसेक्शन हुआ, ये जो दूसरी रे का इंटरसेक्शन हुआ, ये बिफोर रिफ्लेक्शन है। और बिफोर रिफ्लेक्शन कैसे इमेज फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो अब रिफ्लेक्शन के बाद जब इंटरसेक्शन होगा तो भाई ये भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो ये जो इंटरसेक्शन हुआ, तो यहाँ पर फोकस, जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, यहाँ पर बहुत छोटा सा बनेगा। इमेजेस का जो साइज कंपेयर करते हैं वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस से करते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर इधर बन रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये साइज इमेज का हो जाएगा और ये साइज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। ऑलवेज कंपेयर कहाँ से करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इंटरसेक्शन तो फोकस में हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस में ही हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस में होने का मतलब कि अब साइज तो उसका कुछ बचा ही नहीं, बहुत पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड छोटी सी इमेज बनेगी। तो आपको ये चाहे आप तैयार कर लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? इन्फिनाइट पे रखा है, तो उसकी जो इमेज बनती है, वो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? वो बनेगी भाई एट फोकस। कहाँ बनेगी? एट फोकस। इसका जो नेचर होगा बच्चों, तो मैंने आपको 2 तरह की इमेजेस बताई थी। एक तो बताया था रियल इमेज और एक बताई थी वर्चुअल इमेज। तो बच्चों देखो, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बन रहा है, ठीक है। तो जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेजेस। तो इसका जो नेचर हुआ वो कैसा हुआ? रियल हुआ। कैसा हुआ? रियल। और साथ में कैसा? इन्वर्टेड। कैसा होगा? इन्वर्टेड। जितनी भी इमेजेस रियल होती हैं, कुछ केसेस को छोड़ के, वो सारी की सारी इन्वर्टेड होती है। वो केसेस आपको भी नहीं पढ़ने, फिलहाल तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है रियल के साथ क्या रहता है? इन्वर्टेड रहता है, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, द इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, साइज वेरी स्मॉल डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, एंड नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर साइज भी लिखेंगे वेरी स्मॉल साइज लिख दे रहे हैं, या डिमिनिश्ड लिखेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में तो बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल तो आपको होपफुली पहला केस समझ में आ गया होगा। आ गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट से शिफ्ट करके हम कहाँ रखते हैं? अब रखते हैं हम लोग बियॉन्ड सी। कहाँ रखते हैं? बियॉन्ड सी रखते हैं, और इसका नाम रख देते हैं ए एंड बी। ए एंड बी नेम रखा। तो फर्स्ट रे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कुछ,
ठीक है, क्या था जन्म सिद्ध अधिकार कि फर्स्ट रे ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फर्स्ट रे हमने, अब देखो बहुत बच्चे करते हैं दूर से यहां से रे बना देंगे, यहां से रे बना देंगे, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हमें इसकी इमेज बनानी है तो रेज को ना इससे टकरा के आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेज को इससे टकरा करके ड्रॉ कराएंगे। रे ड्रॉ करी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहली रे ड्रॉ हो जाएगी, कहाँ से होके जाएगा, ये होके जाएगी फोकस से, कहाँ से होके जाएगी, फोकस पॉइंट से। ठीक है, और दूसरा बेटा कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, देखो दूसरा हमने सीखा था, दूसरी जो ड्रॉ करनी है वो कहाँ से ड्रॉ करनी है, फोकस से ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो दूसरी रे ड्रॉ की वो कहाँ से करी, फोकस से करी। तो जैसे दूसरी रे ड्रॉ करने का नंबर आया तो हमने ड्रॉ कर दी यहाँ से फोकस से, कहाँ से, फोकस से ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज कहाँ से जाएगी, ये ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, देखो इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है बिटवीन सेंटर एंड फोकस, कुछ इस पॉइंट पे, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा हमारे पास ए, जो हमारे पास हेड है, ये जो एरो है ये हेड है ना, और ये जो हमारे पास टेल है इसको हमने लेट कर दिया, ये हमारे पास टेल है बी, तो ए डैश बी डैश इमेज यहाँ पर बन जाएगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट अगर रखा है कहाँ पर, बियॉन्ड सी, ठीक है, कहाँ पर, बियॉन्ड सी रखा है, तो उसका इमेज देखो कहाँ पर बन रहा है, बिटवीन, कहाँ पर, सेंटर एंड फोकस। ठीक है, और नेचर क्या हो गया, नेचर ऑब्वियस सी बात है, कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड लगना है, क्यों इन्वर्टेड रहेगा, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन बन रहा है। ठीक है, साइज कैसा बनेगा, स्मॉल साइज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी, कैसे बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड केस की, किसकी बात करेंगे, थर्ड केस की। तो थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर दिया, सेंटर पे, क्यों भाई, हम लोगों ने इन्फिनाइट प्लेस करके देख लिया, हमने बियॉन्ड सेंटर प्लेस करके देख लिया, अब हम कहां पर, सेंटर पे प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है भाई, तो पहली रे कहां से ड्रॉ करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से होके जाएगी, ये होके जाएगी फोकस से। ठीक है, और दूसरी आप सबको पता है कि कहां से ड्रॉ करेंगे, फोकस से, है ना, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब कहां पर, सी पर ही इंटरसेक्शन इसका होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अगर सी पर इंटरसेक्शन होगा तो देखो जो नेचर हो गया वो कैसा हो गया, रियल इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, साइज कैसा हो जाएगा, साइज हो जाएगा सेम, क्योंकि सेम पॉइंट पर बन रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, एट सी, कहां पर रखा है, एट सी, और कुछ पूछना है इसमें, नेचर, साइज, पोजीशन, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। इमेज कहां पर बन रही है, एट सी दिख रहा है अपने को, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पर है, सी पर है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक ऐसी जगह पर हो जहां पर उसकी इमेज भी बन रही है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज हमेशा कैसा होता है, सेम होता है भाई, सेम पोजीशन पर अगर बन रहा है तो सेम बनेगा। चलो आगे जरा देखो, अब हम इस ऑब्जेक्ट को उठा करके कहां पर प्लेस करेंगे, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। इस ऑब्जेक्ट को उठा करके कहां प्लेस करेंगे, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। चलो, तो हमने ऑब्जेक्ट को उठाया, प्लेस किया बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो पहली रे कहां से होके जाएगी, सबको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से होके जानी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर इंटरसेक्शन कहां से निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। ठीक है, दूसरी रे कहां से ड्रॉ करेंगे, दूसरी रे फोकस से ड्रॉ कर सकते हो क्या, चलो कर देते हैं दूसरी रे फोकस से। तो देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर, रिफ्लेक्शन कहां पर ड्रॉ कर रही है, देखो इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है बियॉन्ड सी। अब देखो साइज, पहले देखो कैसा था, डिमिनिश साइज था, थोड़ा सा हमने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया, साइज स्मॉल आया, तो हमने आगे बढ़ाया, साइज सेम आ गया, हमने थोड़ा और ऑब्जेक्ट को आगे रखा तो साइज अब इससे देखो बड़ा आने लगा, बड़ा है साइज कि नहीं बड़ा। चलो ठीक है, अब जरा देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अब आप लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, लिख लोगे। इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सेंटर। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट एफ। तो चलो हमने एट एफ एक ऑब्जेक्ट उठाया और इस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया यहां पर एट एफ। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से रे डायग्राम बनाओ। अब एक ना ड्रॉ करते चलो मेरे साथ, हमने क्या किया, एक रे ड्रॉ करी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, बिल्कुल कहां से होके जाएगी, फोकस से। अब जरा एक चीज बताओ,
क्या हम इसमें F से कोई रे ड्रॉ कर सकते हैं? F से अगर ड्रॉ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेगी ना, इसलिए अब F वाला तो जो कहानी थी, किस्सा था, तो फ्लॉप हो गया। तो अब कहाँ से ड्रॉ करें? अब ड्रॉ करते हैं सेंटर से। हमने एक और बता रखा हुआ है ना कि जब कुछ समझ में ना आए तो सेंटर वाला तो है ही है, तो जो रे हम लोग सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से टकराती हुई जाएगी, और जिस डायरेक्शन से टकराती हुई जाएगी उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, वापस आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, है ना? ओके, तो हमने यहाँ पर एक एरो बनाया, एक एरो बनाया। अब देखो ये ना कहीं इन्फिनाइट में जाकर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो रेज हैं वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं। तो फोकस में रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? इन्फिनाइट में बनेगी। ठीक है, ये जब प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएगा, बहुत ध्यान से करना है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं हमें क्या क्या गलती नहीं करनी। पहली नंबर गलती क्या नहीं करनी, हमें एरो बनाने नहीं भूलने हैं। आप सभी फिगर में एरो ड्रॉ करेंगे, सभी का नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, आपको तैयार होना चाहिए। कभी भी इंटरसेक्शन से दूर इमेज नहीं बननी चाहिए, जहां पर इंटरसेक्शन हो वहीं पर इमेज बने। कभी बार जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो रे जब हम लोग शो करेंगे तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट को टच करती हुई रेज को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इन पांचों केसेस में आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, और इनकी जो नेचर है, पोजीशन है, साइज है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसका साइज देखो कितना कैसा बनेगा भाई, इन्फिनाइट में खूब बड़ा बनेगा, कोई यहाँ पर जाके कहीं कट करेगा, है ना? तो कैसा हो जाएगा? लार्ज, है ना? क्या बोल सकते हैं, या हाईली लार्ज बोल सकते हैं। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी? फोकस में। अगर ऑब्जेक्ट फोकस में है, इमेज कहाँ बनी? इन्फिनाइट में। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर, इमेज कहाँ बन रही है? सेंटर और फोकस के बीच में। देखो तैयार करने में कितना आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर फोकस के बीच में तो इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सेंटर। जस्ट वाइस वर्सा केस है। और ये वाला केस ऐसा है कि जहां पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हो वहीं पर इमेज बन रही है। कौन सा? सेंटर वाला केस। अब एक और होता है स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस? स्पेशल केस ये होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये पोल है, ये हमारे पास फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं बच्चों कहां पर? बिटवीन फोकस एंड पोल। कहां पर प्लेस कर रहे हैं? बिटवीन फोकस एंड पोल प्लेस कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट रे जो हमारे पास ड्रॉ करनी है, सबको पता है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहां से ड्रॉ करनी है? वो ड्रॉ करनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाना है? फोकस से, ये भी हमें पता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है किसी थर्ड या सेकंड रे को ड्रॉ करने का, तो हमारे पास एक पता है सेंटर वाला एक होता है। ठीक है, एक और होता है कि अगर हम चाहें तो पोल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कहां से ड्रॉ कर सकते हैं? पोल से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिरर है और ये पोल है, तो अगर कोई रे हम पोल से ड्रॉ करेंगे तो सेम एंगल पे क्या हो जाता है? वो बाउंस बैक हो जाता है, पेवर रिफ्लेक्शन शो करता है, और जो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से एज ए नॉर्मल बिहेव करती है। ठीक है, तो एक ये केस है। अदरवाइज हमने सेंटर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हमें फिर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया? एक रे उठाई और सेंटर से ड्रॉ करना शुरू किया। तो हमने सेंटर से ड्रॉ की, तो ये रे सेंटर से ड्रॉ होने के बाद वो सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक होके आएगी। यही तो पढ़ाया गया है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम डायरेक्शन में क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों रेज हैं ये एक दूसरे को डाइवर्स कर रही हैं। क्या कर रही हैं? डाइवर्स कर रही हैं। मतलब इनका कहीं आगे फ्यूचर में मिलना तो संभव नहीं है, क्योंकि इनके दोनों के रास्ते अलग हैं। तो इसको हम जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराएंगे बिहाइंड द मिरर, है ना? वर्चुअली इंटरसेक्ट कराएंगे बिहाइंड द मिरर। और जब आप वर्चुअली इंटरसेक्ट कराएंगे तो एकलौता एकमात्र ये एक रीजन बनेगा इस इमेज फॉर्मेशन में, इस केस का, कि यहाँ पर जो इमेज का नेचर है वो चेंज होगा, और वो नेचर चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बन जाएगा? वर्चुअल इरेक्ट। और साइज कैसा बनेगा? हाईली इनलार्ज। डेंटिस्ट जो आपकी टूथ कैविटी चेक करता है ना, वो इसी केस से चेक करता है। दांत को ना बहुत पास में रखता है कॉनकेव मिरर के, और वो देखता है कि छोटे से पार्ट का साइज बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो सेम साइज, सेम पोजीशन होती है। ओके, तो जरा देखो इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया? ऑब्जेक्ट प्लेस किया बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, इमेज कहां पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेचर कैसा होगा? नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, इतना तो आप लोग सीख गए होंगे। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर का सेकंड पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं।
और इसमें खास बात क्या है ना कि जैसे हमें दिमाग लगाना पड़ा था कॉनकेव मिरर में 6 के 6 केसेस थे, वो भी डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को हम लोग रीपोजिशनिंग कर रहे थे, उसकी इमेज बन रही थी, साइज चेंज हो रहा था, राइट। और लास्ट वाले में तो नेचर भी चेंज हो गया। तो इसमें हमें ना ज़्यादा दिमाग खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये ना एक तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो आउटसाइड है, इसका मतलब जो पॉइंट्स हैं वो तो सब अंदर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसका जो मिड पार्ट है इस अपर्चर का, ठीक है, हमने इसको बोल दिया पोल बोल दिया, ये हमारे पास फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। भाई ये इसी स्फीयर का तो पार्ट हुआ करता था ना, तो ये इसके जो सारे टर्म है वो किधर है, बिहाइंड द मिरर है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो बिहाइंड द मिरर तो नहीं प्लेस करेंगे भाई। अगर हमें ना अपना चेहरा देखना तो मिरर के पीछे से थोड़ी देखोगे, सामने रखोगे। और फ्रंट में केवल 2 केस हो सकते हैं, या तो हम कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में रख दें, इससे इमेज बना लें, और दूसरा इन्फिनाइट से लगा करके पोल के बीच में कहीं पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जहां पर इच्छा हो वहां पर रख दो, ठीक है। तो पहला केस क्या है, पहला केस है अगर हम ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखेंगे, और दूसरा केस है कि हम बिटवीन फोकस और इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। एक एक करके हम इनको जरा सा फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनाइट में, तो पहली रे आपको सबको पता है जन्म सिद्ध अधिकार है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डाइवर्ज। भाई नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज होगा। दूसरी रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी और वो भी क्या हो गई, डाइवर्ज। इसका मतलब इन दोनों का जन्म जन्म का नाता नहीं है कि ये आगे भी कहीं जाकर के मिलेंगे, है ना। इस जन्म तो है ही नहीं, कभी पिछले जन्म भी नहीं मिले थे और आगे भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अब हमें इनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी इनको मिलाने के लिए, और जबरदस्ती जैसे करोगे तो ये वर्चुअल इंटरसेक्ट कराएंगे हम लोग कहां पर, बिहाइंड द मिरर। कहां पर वर्चुअल इंटरसेक्ट कराएंगे, बिहाइंड द मिरर। तो ऑब्वियस सा हमने पहला पार्ट पढ़ रखा था ऑलरेडी कॉनकेव में कि अगर कोई इन्फिनाइट में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज है वो कहां पर बन रही थी, फोकस में, सेम एज इट इज यहां पर भी फोकस में बन रही है। बट चेंज क्या है, चेंज है नेचर ऑफ द इमेज। इसमें देखो वर्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है, और इसमें जो इंटरसेक्शन हो रहा था वो रियल इंटरसेक्शन हो रहा था। तो यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, और यहां पर कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनफिनाइट इन कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, साइज इज वेरी डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, राइट, एंड नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो सेकंड केस के इसकी बात कर रहे थे। सेकंड केस क्या होता है, इसका जो सेकंड केस होगा ना वो क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दें, अरे 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 कहां पर प्लेस कर दें, कहीं पर भी प्लेस कर देते हैं, कहां पर, इन्फिनाइट और पोल के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास एक मिरर बन गया, ये हो गया हमारे पास फोकस हो गया, ये हो गया हमारे पास सेंटर हो गया, ये हो गया पोल हो गया, और ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कहीं पर भी प्लेस कर दो, ये हमने ए रखा, इसको नाम दे दिया बी। अब पहली रे हमेशा ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जब पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो कहां से हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो गई, ठीक है। ओके, तो डाइवर्जिंग के बाद रे को हमें इंटरसेक्ट कहां कराना पड़ेगा, फोकस में इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, और ये फोकस हमने यहाँ पर इसको रीपोजिशन कर लेंगे फोकस को, ताकि हमें फिगर ना गलत करना पड़े। ये हमने रीपोजिशन कर लिया फोकस, ठीक है। अब जरा देखो दूसरी रे हमने सेंटर से ड्रॉ करनी, तो हमने दूसरी रे सेंटर से ड्रॉ कर दी। देखो भाई दूसरी रे सेंटर से ड्रॉ करते हैं, तो ये हमने दूसरी रे सेंटर से ड्रॉ करी। तो अगर कोई रे सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे, सेंटर का भी रीपोजिशनिंग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो ना सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब ये रे जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन से क्या आ गई, ये बाउंस बैक आ गई। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये जिस डायरेक्शन से गई उसी डायरेक्शन से क्या हो गई, बाउंस बैक आ गई। तो ये जो रे बाउंस बैक आई, इसी को हम वर्चुअल इंटरसेक्ट कराते हैं बिहाइंड द मिरर। कहाँ कराते हैं, बिहाइंड द मिरर, सी से। और जैसे ही इंटरसेक्ट कराया तो हमें ना एक इमेज दिखने लगी, कुछ यहाँ पर इस पोजीशन पर दिखने लगी, जो कि वर्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ रेज की वजह से बन रही थी। हमने इसका नाम दिया ए और बी। ये इरेक्ट बन रही है इमेज। साइज कैसा है, इसका साइज है स्मॉल साइज, ठीक है, ओके, एज ए कंपेयर टू द, कहां पर, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और इमेज कहां पर बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस करोगे, ठीक है, इस कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनाइट और पोल के बीच में, तो उसका जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी।
दूसरा क्या होगा कि जिसका नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, साइज होगा हाईली डेमनेस नहीं कह सकते, स्मॉल साइज कह सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ ये दो केसेस हैं इस कॉन्वेक्स मिरर में। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? अब ना जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो अब वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर हो रहा है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में हम इसका क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज क्या हो रहा है डेली लाइफ में, या जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर इनका क्या यूसेज है। तो अब इनके यूसेज करेंगे और आज की वीडियो को यहां पर क्या करेंगे, एंड करेंगे। कल हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड हाउ डज वी अप्लाई द साइन कन्वेंशन ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ मिरर, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो हमारे पास जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है यूसेज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो एक एक करके नोट करते जाना। पहला यूज कॉन्केव मिरर में, मेकअप मिरर एज मेकअप मिरर। तो देखो एक चीज याद रखो, कॉन्केव मिरर एज अ मेकअप मिरर यूज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉन्वेक्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्केव मिरर को यूज किया जाता है। वैसे प्लेन मिरर घरों में लगा रहता है, ड्रेसिंग मिरर में लगा रहता है, ठीक है, कार हेडलाइट्स में लगा रहता है, जो कार की हेडलाइट्स होती है ना उनमें कॉन्केव मिरर का लगाया जाता है, ताकि जो बल्ब है वो अपनी रेस को क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके, है ना, कुछ इस तरह से फैला सके। क्लियर? टॉर्चेस, सर्च टॉर्चेस में लगाया जाता है, डेंटिस्ट यूज करता है, अभी हमने बताया 6th केस, है ना। सर्च लाइट्स, सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है, एक सोलर एनर्जी से चलने वाला एक कुकिंग पॉट होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्केव मिरर लगा देते हैं तो सारी रेस को क्या करता है, वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्स करता है, इससे हीट जनरेशन ज्यादा होती है, ठीक है। तो सोलर कुकर में इसका यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। अगला यूज है फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है, आपके फोन में फ्लैश होता है, कैमरे में फ्लैश होता है, ठीक है, एंड ये ऑप्थेमेलोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के, तो बेचारा छोटा सा है, ठीक है, 2 केसेस हैं उसमें और 2 ही यूज हैं। सबसे पहला है रियर व्यू मिरर और दूसरा है सिक्योरिटी मिरर। तो एक क्वेश्चन भी इससे कई बार पूछा गया कि हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं, तो इसका रीजन क्योंकि ये वाइडर एरिया दिखाता है और बहुत छोटी छोटी इमेजेस बनाता है, तो हम कई सारी ऑब्जेक्ट को एक साथ मिरर में देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सिक्योरिटी मिरर, जैसे मान लो पुराने टाइम पे ना जो बड़ी बड़ी शॉप्स थी उनमें ये कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता था, तो पूरे जो मॉल था, जो शॉप थी, उसको क्या करता था, वो कवर करता था। मॉल का मतलब जो छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उसको कवर करता था एक कोने से। आप पूरे मिरर के हेल्प से पूरे उस स्टोर में नजर रख सकते थे। तो एज अ सिक्योरिटी मिरर भी इसका यूज होता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ये वो यूजेस जो आपके पेपर में पूछे गए हैं पिछले 10 से 15 सालों में। इसके अलावा तो शायद नहीं कुछ पूछा गया और ना कभी आगे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत शानदार होगी। 20 न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर रिलेटेड, और उन 20 न्यूमेरिकल्स में हम ट्राई करेंगे कि सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएं, उनसे अलावा कुछ भी एग्जाम में ना पूछा जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।